हेलो बच्चों, आई होप मेरी आवाज़ को आप अच्छे से सुन पा रहे हैं और इस वीडियो को भी प्रॉपरली देख पा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था नॉर्मल फोर्सेस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस के बारे में, और उसके आगे फिर हम लोग एक अंत में एक सवाल कर रहे थे जिसमें कि एक स्ट्रिंग था जिससे हैंग कर रहा था, जिससे लटका हुआ था एक ब्लॉक का मास वगैरह दिया हुआ था। और मैंने आपसे ये पूछा था कि इस रस्सी के तरफ से, इस स्ट्रिंग के तरफ से कितना फोर्स लगाया जा रहा है ब्लॉक पर, और ब्लॉक भी उतना ही फोर्स स्ट्रिंग पर लगा के खींच रहा होगा। ठीक है। और इसके जस्ट पहले मैं आपको ये बताया था कि रस्सी से खींचा जा सकता है, धक्का नहीं दिया जा सकता। तो इतनी बातों को मन में याद रखते हुए हम लोग ज़रा आगे बढ़ें, और जिस क्वेश्चन को ही कर रहे थे उसी को पहले तो मैं कंप्लीट करूंगा और उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का। ये सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का कि कंसिडर अ पॉइंट ए ऑन स्ट्रिंग विच डिवाइड्स द स्ट्रिंग इन टू पार्ट्स, फाइंड फोर्स बाय वन पार्ट ऑन द अदर। पॉइंट ए ये रहा। ये पॉइंट ए दो हिस्सों में इसी रस्सी को डिवाइड करता है, पार्ट वन और पार्ट टू। हम लोगों ने पार्ट टू का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया था, है ना ऐसा। पार्ट टू का फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ किया था, और पार्ट टू पर दो अलग अलग फोर्सेस। यह समझना चाहिए आपको एकदम अच्छे से कि ये जो पार्ट टू पर लगने वाला फोर्स है ऊपर की तरफ, ये पार्ट वन ने लगाया और अपनी ओर खींचने के लिए लगाया। रस्सी से सिर्फ खींचा जा सकता है, याद रखना। और इसी पार्ट टू से जुड़ा हुआ था यहां पर नीचे में एक ब्लॉक, और ब्लॉक ने भी रस्सी पर फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया? जितना रस्सी ने लगाया था ब्लॉक पर, उतना ही ब्लॉक लगाएगा रस्सी पर, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। न्यूटन्स थर्ड लॉ यहीं पर इस्तेमाल कर लिया मैं। तो ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम था। शायद आप ये कंप्लीट नहीं किए हुए थे। अगर नहीं कंप्लीट किए हुए थे तो उसे जरूर पहले कंप्लीट कर लें हम लोग। तो फोर्स बाय वन पार्ट on the other, force by one part on the other is कितना? इस न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करने पर हम लोग डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। अच्छा चलो मान लो ना कि इसका एक्सेलरेशन भी है नीचे, मान लेते हैं, और बहुत सारी बातें एक साथ क्लियर होंगी, तो बहुत ध्यान से सुनना। इस स्टेटमेंट को लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट लिखता हूं एफ, इसी का नाम है ना एफ, मान लो इसी का नाम है एफ। तो एफ -40 इक्वल्स टू मास का वैल्यू 0, मतलब बहुत ही कम मास है, 2-3 ग्राम से ज्यादा नहीं है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर रस्सी एक्सेलरेटेड भी हो तो भी फोर्स उतना ही लग रहा होगा, 40 न्यूटन का ही। ठीक। और अब हम लोग सीखना शुरू करें, याद भी करना शुरू करें। यहीं पर हमने अभी अभी ये सीखा कि अगर कोई रस्सी होती है इस तरह से, देखो जो कंक्लूजन निकाल रहा हूं ना यहां पर, इसको आप हमेशा के लिए याद रखेंगे कि जो ये स्ट्रिंग है ऐसे, इस स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ था ये एक ब्लॉक। तो सबसे पहली बात, रस्सी से सिर्फ खींचा जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रिंग कैन ओनली पुल। दूसरी बात, जितना रस्सी के एंड पॉइंट पर ब्लॉक रस्सी को नीचे खींच रहा है, यानी 40 न्यूटन से, सुनिएगा ध्यान से, ब्लॉक जो है वो रस्सी के निचले पॉइंट को पकड़ करके नीचे खींच रहा है, साथ ही रस्सी भी ब्लॉक को पकड़ के ऊपर खींच रहा है। रस्सी ने ब्लॉक को ऊपर खींचा, ब्लॉक ने रस्सी को नीचे खींचा। तो ये एंड पॉइंट पर जो रस्सी के फोर्स लग रहा होता है, उतना ही अंदर में कोई भी पॉइंट ए मान लिया जाए, वो पॉइंट ए एक साइड से दूसरे साइड पर उतना ही फोर्स लगा रहा होता है। हमने ये साबित किया अभी अभी। कोई भी पॉइंट ए मान लिया जाए,
तो वो अगर दो टुकड़ों में इस रस्सी को डिवाइड कर देगा अगर पॉइंट ए, तो एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े पर उतना ही फोर्स लगा रहा होता है जितना कि रस्सी के एंड पॉइंट से फोर्स लगा के खींचा जा रहा था। तो दूसरी बात जो मैं लिखवाने जा रहा था वो ये था कि फोर्स बाई वन पार्ट of string, force by one part of string on the other is same as, फिर से ये अभी तक मैं क्या लिखा, फोर्स बाय वन पार्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑन द अदर, मतलब ए पॉइंट के ऊपर वाले हिस्से ने नीचे वाले हिस्से पर, या फिर यूं बोल दो ए पॉइंट के नीचे वाले हिस्से ने ऊपर वाले हिस्से पर जो फोर्स लगाया वो फोर्स उतना ही होगा जितने फोर्स से इस रस्सी को एंड पॉइंट से खींचा जा रहा था। ठीक है, विल बी सेम एज, नहीं, इज सेम एज द फोर्स बाय विच, नहीं, विल बी सेम एज द फोर्स एट इट्स एंड। ठीक है, अच्छा, एक नया इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं आपको ये कि ये जो फोर्स एक टुकड़ा लगाता है रस्सी का दूसरे टुकड़े पर, इसे ही कहते हैं ए वाले पॉइंट पर मौजूद टेंशन। तो इसे लिखिए टेंशन फोर्स, पैराग्राफ चेंज करके। थोड़ा सा ही थियरी है इस चैप्टर में, उसको एकदम अच्छे से समझो, क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होंगे। टेंशन फोर्स के बारे में एक लाइन में लिखा रहा हूं, टेंशन फोर्स एट अ पॉइंट इन अ स्ट्रिंग, किसी धागे के किसी एक निश्चित पॉइंट पर तनाव का क्या मतलब होता है, टेंशन का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि उस पॉइंट के द्वारा दो भागों में जो विभाजित रस्सी है, उस पॉइंट से दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना रस्सी, तो एक पार्ट ने उसी पॉइंट पर दूसरे पार्ट पर कितना फोर्स लगाया, इसी को कहते हैं टेंशन। तो टेंशन फोर्स एट अ पॉइंट इन अ स्ट्रिंग इज द फोर्स अप्लाइड बाय one side of point on other। और यहां पर मैं पहले ही बता चुका था कि ये जो टेंशन है, ए वाले पॉइंट पर जो टेंशन होगा ना, यहां पर टेंशन मान लो टी है इस रस्सी में, तो ए वाले पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो उतना ही होगा जितने फोर्स से अंत में खींचा जा रहा होगा इस रस्सी को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है यहां पर वो ये है कि ए पॉइंट कहां पर लेना है, ऐसा तो मैं कुछ बोला ही नहीं था। ए पॉइंट को कोई एक स्टूडेंट थोड़ा सा ऊपर भी ले ले यहां पर तो भी कोई गलती नहीं है, ए पॉइंट को थोड़ा सा नीचे में यहां पर ले लिया जाए तो भी कोई गलती नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं ऐसा कभी बोला ही नहीं कि ए पॉइंट को ठीक सेंटर में लेना है। तो इससे यह साबित होता है कि पूरे रस्सी में टेंशन सेम है। ठीक, in the above example, टेंशन एट ए इज कितना, 40 न्यूटन, और उसके बाद फिर से एंड रिमेन्स सेम at all points in string। रस्सी में हर जगह पर टेंशन का वैल्यू 40 न्यूटन ही रहा होगा। यह बात मैं कैसे क्लेम कर पा रहा हूं, आप देखिए, ए पॉइंट तो मैं कहीं पर भी ले लिया था, वो दो हिस्सों में डिवाइड करेगा ही करेगा रस्सी को, बराबर हिस्से हो चाहे ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग सिर्फ नीचे वाले हिस्से का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए और ये क्लेम कर दिए F - 40 मस्ट बी इक्वल टू 0 इंटू ए। हाँ, और ध्यान से,
अगर मास कुछ ना कुछ होता रस्सी का, तो ज्यादा रस्सी लेते तो ज्यादा मास आता, कम रस्सी लेते तो कम मास आता। होता है ऐसा। सिर्फ पार्ट 2 का जो मास होगा उसे हमें यहां पर लिखना चाहिए था ना, सिर्फ पार्ट 2 का मास। अगर पार्ट 2 ज्यादा साइज का रहेगा तो ज्यादा मास आएगा, अगर पार्ट 2 का साइज कम रहेगा तो कम मास आएगा। तो इसका मतलब F डिपेंड बिल्कुल करता है रस्सी के मास पर, लेकिन अगर मास हो ही नहीं तो पार्ट 2 किस साइज का है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे रस्सी में हर जगह पर टेंशन का वैल्यू बराबर ही रहेगा। कब बराबर रहेगा रस्सी में टेंशन? हर जगह पर देखे जाने पर टेंशन कब बराबर रहेगा? जब रस्सी हो मासलेस। यही हम लोग सीखे। तो एंड रिमेन्स सेम एट ऑल पॉइंट्स इन स्ट्रिंग। और लास्ट बात फिर, टेंशन इज सेम एट ऑल पॉइंट्स in a string if string is massless and, दूसरी वाली बात अभी नहीं समझ पाओगे तुम, क्वेश्चंस करते करते हम लोग समझेंगे, and no other force acts on string except at its end। एक बात मिस हुआ, नो अदर फोर्स एक्ट ऑन स्ट्रिंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, in the direction of string except at its ends। दो बातों को मैं बताया कि रस्सी मासलेस होना चाहिए और पूरे रस्सी पर और कोई फोर्स ना लग रहा हो। जैसे मान लो, सही समय पर सवाल आएगा, मान लीजिए कि यहां पर कोई बंदर लटक रहा हो, ऐसे हाथ से पकड़ के, पैर से पकड़ के, ऐसे कोई एक बंदर लटका हुआ है इसमें। ठीक, तो उस बंदर के वजह से एक और फोर्स यहां पर आ जाएगा। उस बंदर ने हाथ से पकड़ रखा है ना इस रस्सी को, तो हाथ की तरफ से लगने वाला जो भी फोर्स होगा इस रस्सी पर, वो फोर्स भी इस इक्वेशन में आ जाएगा। तो हम लोग नहीं चाहते कि इस तरह से कोई एक एक्सटर्नल फोर्स भी आ जाए बीच रस्सी में कहीं पर। ये वाली बात नहीं समझे होगे, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चंस और ज्यादा करेंगे ना तो और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक, तो हमने टेंशन के बारे में थोड़ा थोड़ा सीखना अभी शुरू किया है। लिखिए सवाल, नया सवाल है। किसी एक पर्सन का डाउट है कि सर, कैन वी से दैट कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन बिटवीन सरफेस एटम्स ऑफ टू बॉडीज। बिल्कुल कह सकते हैं। ये जो कोई, जैसे कि तुम किसी दीवार को टच करते हो या कोई भी ऑब्जेक्ट को टच करते हो, तो तुम्हारे उंगलियों के एटम्स और मॉलिक्यूल्स उस दीवार के एटम्स और मॉलिक्यूल्स से इंटरैक्ट करते हैं, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। आपने जो स्टेटमेंट लिखा है वो बिल्कुल सही है। हम लोग टेंशन वाले फोर्सेस के आधार पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लिखिए नया सवाल, फाइंड टेंशन इन फॉलोइंग स्ट्रिंग्स। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले नॉर्मल फोर्स पर आधारित क्वेश्चंस कर रहे थे, अब टेंशन पर बेस्ड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, और उसके बाद फिर ऐसे क्वेश्चंस करने लगेंगे जिसमें कि टेंशन भी आएगा, नॉर्मल फोर्स भी आएगा, कहीं भी कुछ भी हो रहा होगा। तो पहले हम लोग स्टेप वाइज सीख रहे हैं अलग अलग तरह के फोर्सेस के बारे में स्पेशली। सबसे पहला पार्ट इसी क्वेश्चन का आसान सा है। इस तरह से छत, इसमें हैंग कर रहा कोई एक स्ट्रिंग, और
उससे जुड़ा हुआ एक दूसरा ब्लॉक। ठीक है, अच्छा, स्ट्रिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, आप मान के चलेंगे ये स्ट्रिंग मासलेस है। और इस ब्लॉक के बारे में ये लिखा हुआ कि इस ब्लॉक का मास है 2 kg का। तो जरा आंसर तक पहुंच जाइए तुरंत। ऑल राइट, आई होप सो आप आंसर निकाल चुके होंगे। यहां तो वीडियो को पॉज करने का भी जरूरत नहीं था, आसान सवाल था। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहे कितना भी आसान सवाल क्यों ना दिखे, फ्री बॉडी डायग्राम जरूर बनाएंगे। 20 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर और टेंशन का फोर्स ऊपर की ओर, यही तो दोनों फोर्सेस हैं। ये टेंशन का फोर्स कहां से आ गया, समझो बात को। रस्सी ने जितना फोर्स लगाया ब्लॉक पर, उतना ही फोर्स लगाएगा ब्लॉक रस्सी पर, मानते हो? और जितना भी फोर्स ब्लॉक ने लगाया रस्सी पर, उतना ही तो इसमें अंदर में कहीं पर भी मौजूद टेंशन टी है। तो इस रस्सी में अगर टेंशन है टी, तो कहीं पर भी टेंशन रहेगा टी, क्योंकि मासलेस माना जा रहा है। इसमें बंदर वगैरह कोई नहीं लटका हुआ है रस्सी में। तो टेंशन पूरे रस्सी में टी है और उतने ही फोर्स से यह रस्सी ब्लॉक को ऊपर की ओर अपनी ओर खींच रहा है। मानते हैं इस बात को? तो टेंशन का वैल्यू T माइनस 20 न्यूटन मस्ट बी इक्वल टू 2 kg का मास, उसी का तो फ्री बॉडी डायग्राम है, मल्टीप्लाइड बाई इसका खुद का एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन चूंकि सवाल में नहीं दिया हुआ है, मानेंगे 0। टेंशन का वैल्यू बना 20 न्यूटन, खुद से निकाले होंगे आप। और इस बात को भी समझिए कि फ्री बॉडी डायग्राम का इस तरह से इस्तेमाल करके हम लोग फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं, टेंशन फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं। ध्यान देने वाली बात, रस्सी को मैं दिखाया हूं अपनी ओर खींचता हुआ लगाने वाला फोर्स ब्लॉक पर। रस्सी अपनी ओर खींच रहा है इस ब्लॉक को। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बोलूं, बस ऐसे ही इस सवाल में बातचीत कर रहा हूं मैं, अगर मैं कहता हूं इस छत का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, या ऐसे केवल इतना बता दो कि आखिर इस छत पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है रस्सी की तरफ से, सोचो बस। तो रस्सी इस छत को अपनी ओर खींच रही होगी। ठीक, जैसे मान लो, एक बहुत ही बुरा एग्जाम्पल है लेकिन याद रखवाने के लिए ठीक है। कोई एक पर्सन है जो कि फांसी लगा के पंखे में लटक गया। तो अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, जो पर्सन लटका हुआ है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो रस्सी ऊपर खींच रही है उस पर्सन को, और पंखे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो पंखे को रस्सी नीचे खींच रही है। रस्सी के वजह से शायद पंखा नीचे गिर सकता है, और रस्सी के वजह से पर्सन ऊपर जाने की टेंडेंसी रख रहा है। सिर्फ रस्सी के वजह से जा क्यों नहीं पा रहा है ऊपर? क्योंकि mg का फोर्स भी है। तो ये याद रखना तुम कि रस्सी अपनी ओर खींचती है। अगर सीलिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे होते तो सीलिंग पर नीचे की ओर टेंशन का फोर्स दिखाए होते हम लोग। याद रहेगा? ठीक, नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। सवाल का नेक्स्ट पार्ट है, देखो कि सेम वही डायग्राम, मास बदल दे रहा हूं मैं। ये 2 kg के बजाय 4 kg है, लेकिन इस बार खास बात यह है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम छत सहित ये ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कैसे ये ऊपर जा रहा है ये बताने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं। ये कैसे ऊपर जा रहा है, तो ये दरअसल एक लिफ्ट का हिस्सा है, और ये लिफ्ट पूरा ऊपर जा रहा है लगातार 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। आपको बताना है इसी स्ट्रिंग में मौजूद कितना होने वाला है टेंशन। जल्दी कर दो। ऑलराइट, मैं भी सॉल्व करता हूं। ये रहा ब्लॉक, ब्लॉक का बनाने जा रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। टेंशन लगा ऊपर की ओर, mg का फोर्स लगा नीचे की ओर। इससे आसान क्या होगा? लेकिन हमें तो ये पता है कि ये ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन है। ये
इस लिफ्ट के साथ साथ लगातार ऊपर की ओर भी तो जा रहा है। कितने एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक, अच्छा उससे भी पहले, टी ज्यादा होगा कि 40? 40 न्यूटन का फोर्स ज्यादा होगा कि टी? देख के केवल बताना सीखो। जरूर से टी ज्यादा है, तभी तो टी अपनी ओर खींच ले रहा है इस ब्लॉक को। दो ही फोर्स लग रहे हैं इस ब्लॉक पर, टी ऊपर के तरफ और mg नीचे के तरफ, और ब्लॉक ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन के साथ। तो मतलब टी ज्यादा है 40 न्यूटन के मुकाबले। तो डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं, टी माइनस 40 न्यूटन। टी कितना ज्यादा होगा 40 न्यूटन के मुकाबले? 4 kg मल्टीप्लाइड बाई जो भी है एक्सेलरेशन। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। टी का वैल्यू बना हमारे पास 48 न्यूटन। इतना आसान होता है इस तरह का सवाल। और करते हैं, चलो। अचानक से कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा हमें। इस बार मैं लिफ्ट नहीं ड्रॉ कर रहा हूं। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का कि ये 10 kg का ब्लॉक है, लेकिन ये नीचे की ओर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तुरंत करो तो आंसर तक पहुंच जाओ। कहीं लिखने का जरूरत नहीं है अलग से, केवल नोटबुक में ही सॉल्व करिए। तेजी से करो। ऑलराइट, मैं भी सॉल्व करता हूं, आप मिलाइएगा सॉल्यूशन को। काफी दिनों से ये बात बोला नहीं हूं, याद दिला रहा हूं तुम्हें कि मेरे किए हुए सॉल्यूशन को उतारने से आपका जरा भी फायदा नहीं है। इससे बढ़िया तो यह है कि आप लेक्चर मत देखिए, आपको कहीं गलत फहमी ना हो जाए कि आप सारा चीज समझ रहे हैं। अगर आप केवल कॉपी कर रहे होंगे ना, स्क्रीन पर लिखे हुए हर बात को केवल नोटबुक में लिख रहे होंगे, तो इससे आपको गलत फहमी होगी कि आपको सब समझ में आ रहा है। तो ऐसा मत करना। हर एक सवाल को पहले खुद से करोगे, उसके बाद ही सॉल्यूशन को, मेरे सॉल्यूशन को रेफर करोगे। ठीक। नीचे की तरफ 100 न्यूटन का फोर्स। अब इस बार सोचो जरा कि कौन सा फोर्स ज्यादा ताकतवर है, ये टेंशन वाला फोर्स या फिर 100 न्यूटन वाला फोर्स। चूंकि एक्सेलरेशन नीचे की ओर है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और उसी एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक भी नीचे जा रहा होगा, इस कारण से मानेंगे कि 100 न्यूटन इस बार ज्यादा ताकतवर है। तुम चलो पॉजिटिव नेगेटिव मान के कर दो, वो भी ठीक है। किसी एक तरफ पॉजिटिव मान लो, सेम आंसर आएगा। 100 न्यूटन माइनस टी इस बार लिखा मैं 10 kg मल्टीप्लाइड बाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। जरा एक और बात पर ध्यान दो, इस साइड में लिखा हुआ है ये एक फोर्स, इस साइड में लिखा हुआ है ये दूसरा फोर्स। ये कोई फोर्स नहीं है, नॉट अ फोर्स। ऐसा नहीं है कि आप टी को एक बार फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाएंगे, 100 न्यूटन को एक बार फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाएंगे, और MA को नीचे की तरफ दिखाएंगे या ऊपर की तरफ दिखाएंगे। ये गलत है, कंप्लीटली रॉन्ग। MA नाम का कोई फोर्स नहीं है। सुनाई दे रहा है? ये और चिल्ला के बोलूं, मास इंटू एक्सेलरेशन नाम का कोई फोर्स नहीं है ये। ठीक है, नेट फोर्स इक्वल्स टू लिखा हुआ है ये मास इंटू एक्सेलरेशन। और फ्री बॉडी डायग्राम में जो जो ऑब्जेक्ट को छू पा रहा है उसको गिनेंगे, और एक mg वाला फोर्स जो बिना छुए लग जाता है, वो एक फोर्स। तो ये दो अलग अलग फोर्सेस, टेंशन फोर्स और mg का फोर्स दिखा दिया मैं। इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है इस ब्लॉक पर, MA नाम का कोई फोर्स नहीं है। अक्सर बच्चे ये गलतियां करते हैं। ठीक है, तो टेंशन का आंसर आया हमारे पास 40, घटा दो इसमें 60 न्यूटन का। अब की बार सोचने वाला दे रहा हूं, फोर्थ पार्ट है शायद ये, तेजी से करो। फोर्थ पार्ट है कि इस बार पूरा सिस्टम 2 kg का ही मास दे रहा हूं, चलो, लेकिन इस बार ये जो 2 kg का मास है ये नीचे की ओर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। जरा जल्दी से करो तो देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। तो कुछ ना कुछ अजीब सा आंसर आ रहा होगा। अगर और ज्यादा समय की जरूरत है वीडियो को पॉज कर लो। तो कुछ ना कुछ अजीब सा आंसर आ रहा होगा, इस पर मैं अभी कमेंट करना पसंद नहीं करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा और सीख लेते हैं।
कुछ तो अजीब सा आंसर आ रहा होगा जिसका कुछ तो मीनिंग है जो नहीं हो सकता है, इस वजह से आंसर को वो होना पड़ेगा। खैर, फिफ्थ पार्ट में आते हैं। फोर्थ पार्ट का डिस्कशन अभी जस्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट में आते हैं और थोड़ा अलग तरह के क्वेश्चन को लेते हैं। इस बार ब्लॉक पर क्या है, एक अलग से भी फोर्स लग रहा है नीचे की ओर। ये 50 न्यूटन का फोर्स है। ठीक, अब पता करिए इस रस्सी में टेंशन कितना रहा होगा। और सिक्स्थ पार्ट ये दे रहा हूं मैं, लाइन से सॉल्व करूंगा मैं सारे क्वेश्चंस को। सेम यही चीज, लेकिन फिर से इस बार नीचे से ऊपर की ओर 50 न्यूटन का फोर्स अलग से लग रहा है। कौन लगा रहा है? हाथ से मैं लगा रहा हूं, ऐसे पुश करके नीचे से ऊपर। फिफ्थ वाले पार्ट में ऊपर से नीचे मैं हाथ से पकड़ के ब्लॉक को खींच रहा हूं। सबसे पहले फिफ्थ पार्ट करूंगा, उसके बाद सिक्स्थ पार्ट करूंगा, उसके बाद फिर फोर्थ पार्ट करूंगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। फिफ्थ पार्ट मुझे लगता है आप कर चुके होंगे। फिफ्थ पार्ट आई होप सो आप कर चुके होंगे। फिफ्थ पार्ट में ब्लॉक बनाना चाहिए था हमें। उसके बाद इसमें मौजूद फोर्सेस, सबसे पहले नीचे की ओर लगने वाला एक फोर्स, कितना? 20 न्यूटन का एक फोर्स। दूसरा फोर्स रस्सी के वजह से लगने वाला टेंशन वाला फोर्स, और इसके भी अलावा ये 50 न्यूटन वाला फोर्स एक अलग से जो लगा रखे हैं वो फोर्स। और चूंकि कहीं पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि एक्सेलरेशन है, हम लोग यही मानेंगे कि एक्सेलरेशन है ही नहीं। एक्सेलरेशन नहीं होने के वजह से T माइनस 50 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन इक्वल्स टू, मास है 2 kg, एक्सेलरेशन है 0, तो RHS बना 0, टेंशन का वैल्यू आया 70 न्यूटन। कोई गलती तो नहीं? नहीं। फिर सिक्स्थ पार्ट करते हैं और उसके बाद फिर फोर्थ पार्ट करें। मैं गलती किया, फोर्थ पार्ट मुझे लास्ट में देना चाहिए था, क्योंकि यहां से कंसेप्ट डेवलप होगा जो कि इस्तेमाल हो जाएगा फोर्थ वाले पार्ट में। तो फ्री बॉडी डायग्राम हमें नया बनाना चाहिए, आप मुझसे पहले कर लिए होंगे। थोड़ा सा स्पीड में इसलिए बढ़ाया हुआ हूं क्योंकि कई तरह के क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब 20 न्यूटन का फोर्स सबसे पहले नीचे, टेंशन वाला फोर्स ऊपर, इसके अलावा 50 न्यूटन का फोर्स ऊपर। तीन अलग अलग फोर्सेस में साफ साफ दिखा दिया। अब चूंकि एक्सेलरेशन दिया नहीं है सवाल में, इस वजह से माना जाएगा एक्सेलरेशन अभी है नहीं। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो इक्वेशन बनता है इस बार हमारे पास T प्लस 50 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन बराबर होना चाहिए 0 के। तो आंसर निकल के आ रहा है T इक्वल्स टू माइनस 30 न्यूटन। क्यों आंसर ऐसा आ रहा है? मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे अब तक। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपका पूरा कंसंट्रेशन मेरे द्वारा कहे गए एक एक शब्द पर। आखिर ये रस्सी क्यों इस ब्लॉक को ऊपर खींचना चाहता रहा है हर पार्ट में? क्या कारण है? एकदम बेसिक रूट एकदम क्या है, जड़ क्या है कारण का? क्यों इस ब्लॉक को आखिर ये रस्सी ऊपर खींचना चाहती है? क्योंकि अगर यह ब्लॉक नीचे चला गया तो रस्सी को टूटना पड़ेगा। यही कारण है जिस वजह से यह रस्सी इस ब्लॉक को ऊपर खींच रही थी। यही एकमात्र कारण है, इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है। अब यहां पर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यह पहले मान लिया कि एक्सेलरेशन है 0, और मैथमेटिक्स को बुलाया, बैठाया उसे और पूछा आपने उससे कि भाई एक्सेलरेशन 0 मानते हुए जरा बताना तो टेंशन कितना है। मैथमेटिक्स ने जवाब दिया, अगर आप टेंशन को इधर मान रहे हैं तो माइनस 30 न्यूटन है। इसका मतलब रस्सी को धक्का लगाना होगा इस ब्लॉक को नीचे की ओर 30 न्यूटन के फोर्स से, तब जाके यह ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 हो सकेगा। तो आपका मानना ही गलत था। रस्सी चूंकि धक्का लगाने वाला फोर्स नहीं लगा सकती, मैं तुम्हें रस्सी से बांध दूं और रस्सी का दूसरा छोर मेरे हाथ में,
मैं अगर तुम्हें खींचूंगा तुम मेरे नजदीक आओगे, लेकिन मैं उस रस्सी के टुकड़े को धक्का लगाऊंगा, मुझसे तुम दूर नहीं जाओगे। तो रस्सी के इस्तेमाल से आप धक्का नहीं लगा सकते। हाँ, कोई रॉड होगा, रॉड से धक्का लगाया जा सकता है। अगर यहां पर स्ट्रिंग के बजाय अगर लिखा रहता रॉड है, तो रॉड से नीचे भी फोर्स लगा सकते हो आप। कभी स्कूल में पढ़ा होगा रॉड से, ठीक है। मतलब रॉड से धक्का भी लगाया जा सकता है, और रॉड के सामने में कुछ जुड़ा हुआ हो तो उस ऑब्जेक्ट को खींचा भी जा सकता है। अगर ये रॉड होता तो इस -30 न्यूटन के फोर्स को मान लिया गया होता, लेकिन चूंकि ये रस्सी है, रस्सी के द्वारा धक्का नहीं लगाया जा सकता, जो कि मैथमेटिक्स ने आंसर दिया है अभी अभी। इस वजह से हम लोग ये कहेंगे, स्टेटमेंट में लिखेंगे कि सच पुशिंग फोर्स कैन नॉट बी applied by string। रस्सी के द्वारा धक्का लगाने वाला फोर्स नहीं लगाया जा सकता। इस वजह से दो बातें होंगी। पहली बात, टेंशन का वैल्यू 0 हो जाएगा, रस्सी की तरफ से फोर्स लगना बंद हो जाएगा, और ब्लॉक विल बी accelerated upwards। इस बात को मैं एक नए डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। देखिए कि अगर सवाल में ऐसी बात दी हुई होगी कि ऊपर के तरफ फोर्स लगाया जा रहा है 50 न्यूटन का, इसका प्रभाव यह पड़ेगा कि कुछ समय बाद देखे जाने पर इस डायग्राम के बाद क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। देखो, ठीक कुछ समय बाद अगर मैं देखूंगा तो डायग्राम में क्या हालत होगा, तो ये जो स्ट्रिंग था, अभी बताता हूं, बस 1 मिनट वेट कर लो। ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक ऊपर जा चुका है ऐसे, और रस्सी जो है ना वो ढीली हो चुकी है ऐसे। स्ट्रिंग इज लूज, रस्सी ढीली हो चुकी है, और ढीली रस्सी फोर्स नहीं लगाती। यही मतलब हुआ टेंशन 0 हो जाने का। तो रस्सी ढीली हो जाएगी, और रस्सी के ढीले होने का कारण क्या है, और अच्छे से इसी बात को समझ लो। ये जो ब्लॉक है, इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पर समझ में आया था नीचे 20 न्यूटन और ऊपर 50 न्यूटन। तो जब आप ज्यादा फोर्स से ऊपर ले जा रहे हो तो रस्सी को इससे क्या समस्या हो सकती है? रस्सी को इससे कोई समस्या नहीं है। रस्सी को तो आप तोड़ना ही नहीं चाहते हो। जब अगर ब्लॉक को आप ऊपर ले जा रहे हो तो रस्सी को कोई दिक्कत नहीं है, रस्सी में मौजूद टेंशन खत्म हो जाएगा, रस्सी की तरफ से लगने वाले सारे फोर्सेस भी खत्म हो चुके होंगे। तो इस बात को अच्छे से अभी ही समझ लो, आगे कभी भी मुझे बताने की जरूरत ना पड़े। टेंशन का वैल्यू नेगेटिव नहीं माना जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे नॉर्मल फोर्स का वैल्यू नेगेटिव नहीं माना गया था। नॉर्मल फोर्स अगर नेगेटिव आएगा, कांटेक्ट छूट चुका होगा। अगर टेंशन नेगेटिव आएगा तो रस्सी ढीली हो चुकी है, रस्सी की तरफ से फोर्स लगना बंद हो चुका है। आते हैं फोर्थ पार्ट में, और फोर्थ पार्ट में भी ऐसा ही कुछ ना कुछ रिजल्ट आया होगा आपके पास। ये अगर ब्लॉक है, ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम में 20 न्यूटन का फोर्स नीचे, टेंशन का फोर्स ऊपर, लेकिन इस बार तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो हम लोग मान के चलेंगे कि सेम एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा होगा। मैथमेटिक्स को बुलाए, बैठाए और पूछे कि जरा बताना तो कि अगर एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का नीचे की तरफ है तो कितना टेंशन होना चाहिए 2 kg के ब्लॉक के ऊपर लगे हुए स्ट्रिंग में। ये इक्वेशन बनाया मैथमेटिक्स। जवाब क्या आएगा? टेंशन का वैल्यू है -4 न्यूटन, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, और दोबारा से यहां पर रस्सी टाइट नहीं रहेगी, अब रस्सी ढीली हो चुकी होगी। स्ट्रिंग विल गेट स्लैकेंड या फिर लूज। और मैं एक डायग्राम में इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो,
कोशिश करना आप भी एक डायग्राम बनाने का। ये जो 2 kg ब्लॉक है, बढ़िया डायग्राम बनाते हैं, चलो भले 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, ठीक है। ये नीचे की ओर जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। टेंशन का वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब है कि टेंशन 0 है, तो ब्लॉक पर लगने वाला एकमात्र फोर्स कितना हुआ? ब्लॉक पर लगने वाला एकमात्र फोर्स है mg का। इस वजह से इसका एक्सेलरेशन g ही होना चाहिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और ठीक 1 सेकेंड के बाद अगर मैं देखूं, ठीक 1 सेकेंड के बाद, तो क्या हालात होने वाले हैं? यह सरफेस नीचे जा चुका होगा, थोड़ा सा नीचे जा चुका है यह सरफेस, ठीक। क्यों नीचे गया? क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि इसका एक्सेलरेशन है। यह छत नीचे जा चुका है, लिफ्ट का छत है। यह ब्लॉक भी नीचे गया है, लेकिन उतना नीचे नहीं गया जितना कि यह छत नीचे गया है। यह ब्लॉक भी नीचे गया, लेकिन इतना नीचे गया कि रस्सी ढीली हो गई है, ऐसे। ये हालात हैं। तो इस बात को क्लियरली देखे रहो कि ये जो ब्लॉक नीचे की ओर गया है वो एग्जैक्टली कितना नीचे गया, ये मैं समझना चाहता हूं। मान लो मैं बात कर रहा हूं 1 सेकेंड के बारे में। ये t इक्वल्स टू 0 पर का है डायग्राम, और ये नया डायग्राम बनाया गया t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर का। तो ये ब्लॉक आखिर कितना 1 सेकेंड में नीचे चला जाएगा 10 के एक्सेलरेशन से? 5 मीटर, ठीक। लेकिन ये जो छत है ये कितना नीचे गया होगा 1 सेकेंड में? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से देखिए 6 मीटर आ रहा है। तो छत ज्यादा नीचे गया और ब्लॉक कम नीचे गया, इस वजह से रस्सी को कोई दिक्कत नहीं है ढीला होने में, समझे। अगर ऐसा हुआ होता कि रस्सी, फिर से, अगर ऐसा हुआ होता कि ब्लॉक ज्यादा नीचे जाना चाहता है और सरफेस कम नीचे जाना चाहता है, तो रस्सी टूट जाती। और अगर रस्सी टूट जाती तो रस्सी टूटने से बचने के लिए टेंशन का फोर्स लगाई होती। लेकिन ब्लॉक कम नीचे जाए और छत ज्यादा नीचे चला जाए, ऐसी हालत में रस्सी खुश है, रस्सी को तोड़ने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। इस वजह से रस्सी ढीली है, टेंशन का कोई फोर्स लगना ही नहीं है। फाइनल आंसर, टेंशन का वैल्यू है कितना यहां पर? टेंशन इज 0। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल आंसर। और ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है? 12 नहीं है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई पूछे कि कुछ समय बाद क्या ऐसा होगा कि यह ब्लॉक छत से जाके टकरा जाए, हाँ बिल्कुल ऐसा होगा। छत के रिलेटिव में ब्लॉक का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ऊपर की ओर, समझ पाए तो। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। लिखिए, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। कई पार्ट्स में एक्सेलरेशन 0 भी रहेगा, वो दिया हुआ रहेगा। एंड टेंशंस इन स्ट्रिंग्स। अगर मान लो एक से ज्यादा रस्सी है तो सब में टेंशन पता करिए। अगर एक ही रस्सी है तो ठीक है। फर्स्ट पार्ट है सवाल का। अब हर हालत में आपको टेंशन पता करना है और ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी पता करना है। ऐसा है डायग्राम, देखो। ये एक ब्लॉक रखा हुआ है यहां पर, और इससे जुड़ा हुआ ये एक स्ट्रिंग दीवार से जुड़ा हुआ, ये वॉल है और ये फ्लोर है। ये 2 kg का मास, और इस 2 kg के मास पर अब बताऊंगा नहीं मैं कि कैसे रिजॉल्व वगैरह करते हैं, सब कुछ खुद से करना। इस 2 kg के मास पर इस तरह से एक दिए हुए डायरेक्शन में ऐसे करके फोर्स लग रहा है। कितना? 20 न्यूटन का। यह एंगल कितना है? 37 डिग्रीज। जरा तेजी से करिए,
यहां पर नॉर्मल फोर्स भी निकाला जा सकता है, लेकिन वो पूछा नहीं गया, सिर्फ टेंशन पूछा गया। जरा जल्दी करो। क्वेश्चन 5th में स्ट्रिंग क्यों नहीं टूट रही। 5th पार्ट में किसी का सवाल यह है कि 5th पार्ट में आखिर रस्सी टूट क्यों नहीं रही। ठीक, रस्सी कब टूटेगी ये निर्भर करता है इस बात पर कि रस्सी कितनी मजबूत है। ठीक है, रस्सी ज्यादा से ज्यादा कितना टेंशन फोर्स लगा सकती है, इस बात पर निर्भर करेगा कि रस्सी टूटेगी कि नहीं। ठीक, और रस्सी कितना फोर्स ज्यादा से ज्यादा झेल सकती है ये सवाल में जब तक ना दिया हुआ रहे, आप ये मानेंगे कि रस्सी कितना भी फोर्स झेल सकती है, रस्सी कभी नहीं टूटेगी, ये बात आप मान के चलेंगे। कुछ एजम्पशंस होते हैं फिजिक्स में जो हम लोग मान के चलते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, जब तक सवाल में खास ना लिखा हुआ रहे। अगर सवाल में यह लिखा रहता कि यह रस्सी सिर्फ 60 न्यूटन के फोर्स को झेल सकती है, टेंशन को झेल सकती है, तो आप ये कह देंगे कि 70 न्यूटन जैसे ही टेंशन होने लगेगा उसके पहले ही टूट चुकी होगी रस्सी। लेकिन अगर सवाल में लिखा रहेगा 160 न्यूटन झेल सकती है रस्सी टेंशन को, तो आप बिल्कुल कहेंगे कि यह रस्सी अभी टूटी नहीं है। तो रस्सी टूटेगी कि नहीं यह डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि रस्सी कौन सी वाली है। पतंग वाला रस्सी है अगर, तो काफी टेंशन झेल लेगा ये। ठीक है, आई होप आप कर चुके होंगे इस क्वेश्चन को। हमें जरूरत पड़ने वाला है फ्री बॉडी डायग्राम का। फ्री बॉडी डायग्राम ये रहा। इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सारे फोर्सेस को मैं एक एक करके रिप्रेजेंट करूंगा। टेंशन वाला ये फोर्स, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है टेंशन का, इसी तरफ आप दिखाओगे टेंशन। ठीक, इसके अलावा फिर एक फोर्स ऐसे करके तो लग ही रहा था, जिसको रिजॉल्व करने का हमें जरूरत पड़ने वाला है, करेंगे भी उसे अलग अलग डायरेक्शंस में। उसके अलावा एक mg का फोर्स नीचे की ओर, ठीक नीचे की ओर, कितना वो फोर्स है 20 न्यूटन। क्या कोई फोर्स छूट गया? हाँ, नॉर्मल फोर्स। ये रहा नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स सवाल में पूछा नहीं गया था। 20 न्यूटन का ये रहा लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स, और ये एंगल है 37 डिग्री, जिस कारण से इस 20 न्यूटन वाले फोर्स को दो अलग अलग टुकड़ों में तोड़ करके, कहते हैं इसे रिजॉल्व करके लिखा जा सकता है। ये एक अलग कंपोनेंट है, ये दूसरा अलग कंपोनेंट है, दो अलग अलग कंपोनेंट्स। 20 cos 37 डिग्री, इसका वैल्यू बना 16 न्यूटन, और ऊपर के तरफ लगने वाला फोर्स 12 न्यूटन। कंपोनेंट्स में तोड़ दिया हूं मैं ये। क्या ये अलग से एक नया फोर्स है 12 न्यूटन का? नहीं, पुराने वाले फोर्स का ही एक कंपोनेंट है, इसलिए मैं अलग तरह से इसे दिखाया हूं। ठीक, तो ये हो गया कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लिखिए, आंसर आ चुका है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन सेकेंड लॉ का वैल्यू लिखते ही एक्सेलरेशन को 0 मान रहे हैं। t माइनस 16 न्यूटन इक्वल्स टू 2 kg मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन इज 0। t का वैल्यू आया 16 न्यूटन। तुम ऐसे समझो कि जरूरत पड़ने पर ऑब्जेक्ट इस तरफ नहीं जा सकता है, लेकिन इस तरफ जरूर जा सकता है। इस रस्सी के वजह से इस तरफ जरूर जा सकता है। तो इस तरफ जब जब जाने की नौबत आएगी, टेंशन का वैल्यू नेगेटिव आएगा और ब्लॉक सच में चला जाएगा दीवार की तरफ। समझ गए होंगे। सेकेंड पार्ट, अब एक्सेलरेशन आएगा ऑब्जेक्ट में, और संभालिएगा आप खुद से पूरी तरह से। सेकेंड पार्ट है सवाल का, अच्छे से करना जरा, कि ये एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है एक सतह पर, एक सरफेस पर, और फिर से एक दूसरा ब्लॉक, और ये दोनों ही ब्लॉक्स दरअसल अलग कलर से मैं बस दिखा रहा हूं, एक रस्सी से जुड़े हुए हैं। ये है एक रस्सी, ऐसे
ठीक। और इस रस्सी से जुड़े हुए होने के बाद अब सारा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। यही है डायग्राम, ये है सरफेस। सरफेस को आप मानेंगे कि एकदम स्मूथ सरफेस है, मतलब बर्फ का सरफेस है। ये फ्रिक्शन का कहीं नामो निशान नहीं है अभी। ये 6 kg का है ब्लॉक, बड़ा वाला। ये 4 kg का है और इस तरफ फोर्स लगाया जा रहा है। कितना फोर्स लगाया जा रहा है बाहर से? यह फोर्स जो लगाया जा रहा है वो 100 न्यूटन का लगाया जा रहा है। आपको बताना है इस स्ट्रिंग में मौजूद टेंशन और इन दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन। ठीक है ना? जरा एक बार कोशिश करो अच्छे से सॉल्व करने का। मैं पूरा समय दे रहा हूं आपको अच्छे से सॉल्व करने के लिए। फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाइए प्रॉपरली और आंसर तक पहुंचिए। चलिए, आई होप सो आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, मैं उसी के लिए तो हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को मिलके चलिए सॉल्व करते हैं। 6 kg 4 kg दो अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, सोचते हैं अच्छे से। लेकिन वो सारे काम करने के पहले जरा मुझे ये बताओ कि आखिर इन दोनों ब्लॉक्स में से, मान लो ये ब्लॉक का नाम है ए, ये ब्लॉक का नाम है बी, ए और बी दोनों ही ब्लॉक्स में से किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? दोनों ब्लॉक्स में से सवाल यह है कि किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होने वाला है। लिखने का कहीं जरूरत नहीं है चैट बॉक्स में, बस आप सोचे रहिए, मैं बता रहा हूं किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। दरअसल अगर आप ब्लॉक बी को आगे खींचेंगे तो ब्लॉक बी मान लो कि 10 सेंटीमीटर आगे खिसक गया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लॉक ए केवल 4 सेंटीमीटर आगे खिसका? क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा होगा, मान लो ऐसे यह हालत है, ठीक। कुछ और है क्या मेरे पास? चलिए ठीक है, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं ऐसे, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। हाँ, नहीं हो पाएगा। आपको ऐसे ही समझना होगा कि अगर ऐसा हो जाए, बहुत ध्यान से सुनना, फोर्स लगाया गया बी वाले ऑब्जेक्ट पर कुछ इस तरह से कि ब्लॉक बी आगे चला जा रहा है। मैं ये बोल रहा हूं, ये ब्लॉक बी आगे चला जा रहा है 10 सेंटीमीटर से। ये ब्लॉक बी आगे चला गया 10 सेंटीमीटर से, लेकिन ब्लॉक ए केवल 4 सेंटीमीटर अगर आगे बढ़ेगा तो रस्सी तो टूट जाएगी ना, क्योंकि रस्सी तो फैल नहीं सकती। रस्सी जो है उसका लेंथ निश्चित है, लेंथ कुछ भी है, 2 मीटर का है चाहे 10 मीटर का है, लेकिन वो बढ़ तो नहीं सकता। तो दोनों के बीच में सेपरेशन बढ़ जाने के वजह से रस्सी को टूटना पड़ेगा। इस कारण से ये नहीं हो सकता कि दोनों ब्लॉक्स में से कोई आगे वाला ब्लॉक तेजी से चला जाए और पीछे वाला ब्लॉक स्लो रह जाए। यह नहीं हो सकता अगर रस्सी से जुड़े हुए हैं तब। क्या यह हो सकता है कि यह 14 सेंटीमीटर आगे जाए और आगे वाला ब्लॉक कम जाए? हां, यह हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा कैसे? टेंशन को सॉल्व करने पर नेगेटिव आने पर ऐसा होगा। टेंशन अगर नेगेटिव आने लगे तो रस्सी ढीली हो गई है मतलब। और ए ब्लॉक को तो केवल रस्सी ही खींच रहा है ना, ए ब्लॉक को तो धक्का कोई देने वाला है नहीं इधर से। इस वजह से हम लोग शुरुआत से ही यह मान के चलेंगे कि रस्सी हमेशा टाइट है। जितना ब्लॉक बी आगे बढ़ेगा ठीक उतना ही ब्लॉक ए भी आगे बढ़ेगा। अगर हाफ AT² मूव करेगा ए टी टाइम में, तो बी भी मूव करेगा हाफ AT² ही। दोनों को इक्वेट कर दो, T² हाफ कैंसिल हुआ, दोनों का एक्सेलरेशन निकल के आया
इक्वल। तो मैं बस इतनी बात बताया अभी तक कि दोनों का एक्सेलरेशन आपको मानना ही पड़ेगा सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि दोनों रस्सी से जुड़े हुए हैं। जैसे मोटरसाइकिल पर अगर आपका दोस्त जा रहा होता है, आप साइकिल पर जा रहे होते हैं, तो आप उसका हाथ पकड़ लेते हैं और इससे क्या फायदा मिलता है? जिस स्पीड से मोटरसाइकिल वाला जा रहा होता है उसी स्पीड से आप भी चलने लगते हो। अगर आप स्लो हुए तो हाथ को छोड़ना पड़ता है, नहीं तो हाथ टूट जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट वही हालत यहां पर भी है कि अगर ब्लॉक ए रस्सी से जुड़ा हुआ है ब्लॉक बी से, ब्लॉक बी को खींचा जा रहा है आगे, तो ए भी उसी एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा। और ज्यादा प्रॉपरली कहूं तो ए और बी दोनों कनेक्टेड हैं। सुनते जाना, कनेक्टेड हैं या फिर कॉन्स्ट्रेंट हैं। कॉन्स्ट्रेंड टू मूव विथ ईच अदर। ये दोनों बाधित हैं कि एक अगर मूव करेगा तो दूसरा वाला भी मूव करे उसी एक्सेलरेशन से। और इस तरह के रिलेशन को, दोनों के एक्सेलरेशन में एक रिलेशन है ना कि दोनों इक्वल रहेगा, इस तरह के रिलेशन को ही कहते हैं हम लोग कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन। कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन, इसके बारे में बहुत डिस्कशन करना है, ये पहली बार आया है अभी। कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन कहते हैं। अभी फ्री बॉडी डायग्राम बनाया नहीं था मैं, फ्री बॉडी डायग्राम की बारी अब आई है। लेकिन ये समझे होगे आप कि दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल रहेगा। ठीक, दूसरा वाला ब्लॉक भी मैं बना दिया, 6 kg और ये 4 kg। ठीक है भाई, फोर्सेस अब मैं दिखा रहा हूं। 6 kg पर सबसे पहले नीचे की ओर, हालांकि नीचे के तरफ मोशन तो होना नहीं है, लेकिन फिर भी फोर्स नहीं दिखाइएगा तो गलत है फ्री बॉडी डायग्राम। नॉर्मल फोर्स N1 में इसे लिख दिया ऊपर की ओर। इसके अलावा 6 kg पर और कौन सा फोर्स लग रहा है? तो रस्सी इसे छू रही है, तो रस्सी अपने तरफ खींच सकती है बस, और कुछ तो कर नहीं पाएगा ये रस्सी टेंशन के फोर्स से। ठीक, अच्छा नेक्स्ट बात फिर 4 kg ब्लॉक के लिए। 4 kg ब्लॉक के लिए भी नीचे की ओर 40 न्यूटन का फोर्स, ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स, इसे मैं N2 दिखा दिया। इसके अलावा और क्या फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लगने वाला 100 न्यूटन का सवाल में लिखा हुआ था। और भी कोई फोर्स लग रहा है क्या 4 kg वाले ब्लॉक पर? हाँ, रस्सी लगा रही है फोर्स। किस तरफ? तो जानते हैं हम लोग, रस्सी केवल खींच सकती है। मोटरसाइकिल को पीछे में अगर साइकिल वाले ने हाथ से पकड़ रखा है तो मोटरसाइकिल वाले को पीछे की तरफ खींचा जा रहा है, जबकि साइकिल को आगे की तरफ खींचा जा रहा है। और रस्सी कहां है? वो जो हाथ है जिससे दोनों लोग जुड़े हुए हैं, वही रस्सी है। तो ये मोटरसाइकिल वाले पर पीछे की ओर मैं फोर्स दिखाऊंगा, रस्सी से केवल खींचा जा सकता है। बार बार बोल रहा हूं मैं, कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम, कोई गलती नहीं है इसमें। दोनों का ही एक्सेलरेशन ए होना चाहिए था। इस बात को फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं दिखाया जाता है, इस वजह से मैं अलग से ऐसे ए एक्सेलरेशन दिखा दिया। ए एक्सेलरेशन से मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम मानना जरूरी है। ए ही है दोनों का एक्सेलरेशन। लिखा जाए न्यूटन्स लॉ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यूजिंग न्यूटन्स लॉ along horizontal direction। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ का इस्तेमाल करने पर देखिए कैसा इक्वेशन बनेगा हमारे पास। पहले ऑब्जेक्ट से T इक्वल्स टू, ये 60 kg कैसे लिख दिया मैं, न्यूटन है। T इक्वल्स टू 6 kg मल्टीप्लाइड बाई जो भी है एक्सेलरेशन, मुझे नहीं पता, यही रहेगा पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन 4 kg ब्लॉक के लिए, 4 kg ब्लॉक में एक्सेलरेशन आगे है, तो कौन सा फोर्स ज्यादा है? टी पीछे खींचने वाला फोर्स या 100 न्यूटन आगे खींचने वाला फोर्स? ऑब्वियसली 100 न्यूटन वाला फोर्स। तो दूसरा इक्वेशन बना 100 न्यूटन वाला फोर्स माइनस टी
इक्वल्स टू 4 kg मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। क्या पता करना था? t का वैल्यू और a का वैल्यू। दो अलग अलग इक्वेशंस हैं हमारे पास। क्या किया जाए ताकि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a का वैल्यू पता चल जाए? आपको पता होगा दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। लेकिन अब भाई अगर मुझसे पढ़े हो तो तुमको एक एक चीज यहां पर होते हुए दिखना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं फिर से सुनो। अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं आंसर आ जाएगा। 100 न्यूटन टी कैंसिल हो जाएगा LHS वाले, और ये बना 10 kg मल्टीप्लाइड बाई ए का वैल्यू तुरंत आया हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ए का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए जाने पर फिर टेंशन का वैल्यू भी आ गया 60 न्यूटन का। ये तो ठीक है, लेकिन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने का आखिर फिजिक्स में मतलब क्या है, यह समझो। डायग्राम था दोनों हमारे पास ऐसे। इन दोनों डायग्राम्स को आपस में कंबाइन करने का क्या मतलब है, यह मैं समझाना चाह रहा हूं। पहला इक्वेशन लिखा गया t बराबर 6 kg इंटू ए, दूसरा इक्वेशन 100 माइनस टी बराबर 4 kg इंटू ए। दोनों इक्वेशंस को ऐड करने का मतलब मात्र इतना सा है कि इसको पिछले वाले फ्री बॉडी डायग्राम के साथ कंबाइन कर दिया जा रहा है। होते हुए सोचिए तो ये दिख रहा है कि नहीं कि टेंशन जो की है, अगर दिखा भी दोगे एक बड़े से फ्री बॉडी डायग्राम में दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रिप्रेजेंट करना है मुझे अगर, तो टी को अगर दिखा भी दोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एनीवेज वो इंटरनल फोर्स है, तो टेंशन वाले फोर्स को दिखाने का जरूरत ही नहीं है। इसको आप एक साथ भी ऐसे दिखा सकते थे। यही एकमात्र मतलब है दोनों इक्वेशंस को ऐड करने का। टेंशन कैंसिल हो गया क्योंकि वो इंटरनल फोर्स बना, और ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देंगे, 100 न्यूटन का फोर्स। सिर्फ एकमात्र फोर्स नीचे की ओर 100 न्यूटन का फोर्स, और 100 न्यूटन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहां से डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था 100 न्यूटन इक्वल्स टू कितना मास है इसका, 10 kg। तो 10 kg मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। यही सिर्फ एकमात्र मतलब है इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने का, कि दोनों फ्री बॉडी डायग्राम्स को एक साथ सोचा जा रहा है। तो जो फोर्स कैंसिल होगा वो डेफिनेटली इंटरनल फोर्स ही होगा जो कि कैंसिल हो रहा होगा। और हमारे पास आंसर तो खैर आ ही रहा था, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टेंशन का वैल्यू 60 न्यूटन। हाँ, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम जब आप एक साथ बनाते हो तो आप टेंशन को किसी इक्वेशन में लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है। इस वजह से पूरे सिस्टम का एक साथ फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का अपना फायदा अपना नुकसान है। फायदा क्या है, एक बार में एक्सेलरेशन मिल जाएगा आपको। नुकसान क्या है, अंदर वाले लगने वाले फोर्सेस के बारे में आप कुछ नहीं कह पाएंगे। अंदर में मौजूद फोर्सेस के बारे में पता करने के लिए आपको टुकड़ों में फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने ही होंगे, ताकि टेंशन वाले फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्स रहे और वो इक्वेशन में आए, तभी तो आप टी का वैल्यू पता करोगे। तो आंसर निकालने के अलावा शायद कुछ और भी सीखे होगे। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट फिर। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इस बार क्या करता हूं, दो रस्सियां दे दूंगा और सेम इसी तरह का क्वेश्चन दूंगा। 3 ब्लॉक्स, तीनों आपस में जुड़े हुए, और पूरी तरह से खुद से करना, फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाना। जल्दी से आंसर तक पहुंचने के चक्कर में मत रहना, नहीं तो न तो आंसर आएगा न तो मेथड सीखोगे। ये 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, तीनों ऑब्जेक्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं 2 अलग अलग रस्सियों से, स्ट्रिंग्स से। ये रहा पहला रस्सी जिसका मैं नाम लिख दे रहा हूं, ये स्ट्रिंग नंबर 1 है। इसका टेंशन अलग रहेगा और दूसरे स्ट्रिंग का टेंशन अलग रहेगा। सुने नहीं मेरी बात को आप?
क्या एक दिए हुए क्वेश्चन में सारी रस्सियों में टेंशन सेम रहता है? नहीं, एक रस्सी में एक टेंशन रहेगा, वो भी तब जब वो मासलेस है, वो भी तब जब रस्सी के डायरेक्शन में बीच रस्सी में कहीं कोई फोर्स ना लगाने लगे। ठीक, ये हालत है। तो दो रस्सियां, दो अलग अलग टेंशन के आंसर्स रहेंगे, T1 और T2 टेंशंस मानिएगा। फिर मास में दे रहा हूं, ये है 4 kg का ब्लॉक, ये है 2 kg का ब्लॉक, ये है 6 kg का ब्लॉक। ठीक, इसके अलावा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहां पर एक फोर्स लगा और इधर भी फोर्स लग रहा है। कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए मुझे, तीनों फ्री बॉडी डायग्राम्स अलग से बनाना और पूरा समय लेना, कोई गलती नहीं। फोर्सेस क्या क्या है मैं बता रहा हूं। इस साइड से लगने वाला 36 न्यूटन का एक फोर्स है, और अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर लगने वाला 12 न्यूटन का एक फोर्स है। आपको बताना है दोनों रस्सियों में टेंशन कितना है और तीनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन आखिर कितना है। तो शुरुआत से ही तीनों में से किसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा, आप ये मान लेंगे कि तीनों का ही एक्सेलरेशन सेम, और चलो मान लेते हैं जिधर ज्यादा फोर्स लग रहा है उस तरफ तीनों जा रहे हैं। इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ तीनों का ही एक्सेलरेशन ए मान के सॉल्व करना शुरू कर दो। सॉल्व करना, तब तक मैं डाउट्स देख रहा हूं, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बट सर स्ट्रिंग का मास टी दिया नहीं है, हम कैसे कह सकते हैं कि स्ट्रिंग टूट जाएगी? यही तो कंडीशन होती है स्ट्रिंग की, वो ब्रेक नहीं होगी जब तक ब्रेकिंग टेंशन ना दिया हो। शायद मैं आपके सवाल को समझ नहीं पा रहा हूं। ठीक, आप मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि रस्सी टूटेगी कि नहीं टूटेगी किसी एक क्वेश्चन में शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं। तो रस्सी टूटेगी कि नहीं टूटेगी ये पूरी तरह से निर्भर करता है वो रस्सी किस चीज से बनी है। स्टील के तार से बनी है रस्सी, स्टील का भी रस्सी होता है, लिफ्ट के ऊपर में जो रस्सी लगा रहता है ना वो स्टील का रहता है, या आयरन का तो रहता ही है, तो वो टूटता नहीं है जल्दी। लेकिन कपड़ा सिलने वाला जो धागा रहता है बड़े आसानी से टूट जाता है। तो कौन कितना रस्सी मजबूत है इस पर निर्भर करेगा कि वो रस्सी ज्यादा से ज्यादा कितना टेंशन झेल सकती है। अगर सवाल में दिया हुआ रहेगा कि ये ज्यादा से ज्यादा इतना टेंशन झेल सकती है रस्सी, तो उससे ज्यादा टेंशन आ रहा होगा तो आप मानेंगे कि रस्सी टूट चुकी है, उससे कम टेंशन आ रहा होगा तो मानेंगे कि रस्सी टूटी नहीं है। और अगर नहीं दिया हुआ है सवाल में कि क्या है ब्रेक करने वाला टेंशन रस्सी में, तो आप ये मान के चलेंगे कि रस्सी कितना भी टेंशन झेल सकती है और रस्सी टूटेगी नहीं। ठीक, अगर आप ये सवाल नहीं पूछ रहे थे, कुछ और पूछ रहे थे, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा अलग से, मैं बताने की कोशिश करूंगा। आपके स्टेटमेंट को पढ़ के जो मुझे समझ में आया मैंने बताया। ठीक, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन पर फोकस किया जाए। मैं चाहता हूं आप सारे पार्ट्स को एक बार अच्छे से किए हुए हों, मेरे क्वेश्चन के डिस्कशन की शुरुआत करने के लिए के भी पहले। चलिए मिलके सॉल्व करते हैं। अब फ्री बॉडी डायग्राम्स, सबसे पहले इसी को कॉपी कर लेता हूं ना। ये 3 अलग अलग ब्लॉक्स हैं हमारे पास। आप अगर अभी तक नहीं किए हुए हैं तो आप करते रहें। ये 3 अलग अलग ब्लॉक्स हैं और तीनों ब्लॉक्स पर लगने वाले फोर्सेस को मैं एक एक करके दिखा दूंगा, बस बन जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम। अभी भी मेरे सॉल्यूशन को मत देखो, तुम अपना करते रहो। चलिए भाई, इतने देर में हो जाना चाहिए था आपसे। आपको चैट बॉक्स में कुछ भी आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, उससे दूसरों को और मुझे भी डिस्टरबेंस ही होता है। ठीक,
चलिए सॉल्व कर रहा हूं मैं, अब इधर ध्यान दे दो। अब या तो मुझे रोक दो, यानी वीडियो को रोक दो, या तो पेन को रोक दो और मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। तो 4 kg का ब्लॉक, इसके फ्री बॉडी डायग्राम में हमें दिखाना ही चाहिए सबसे पहले 40 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर, नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर। इस नॉर्मल फोर्स का कुछ नहीं भी नाम लिखते तो भी चलता, N1 नाम में लिख दिया। इसके अलावा 2 kg वाला ये जो ब्लॉक है, इसके लिए भी नॉर्मल फोर्स और mg वाला फोर्स 20 न्यूटन है ये, N2 का फोर्स, और सिमिलरली फिर N3 का फोर्स ऊपर की ओर, नीचे की ओर मास था इसका 6 kg। अभी तक तो ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस एक एक करके गिन रहा हूं मैं। सबसे पहले 36 न्यूटन से शुरुआत करते हैं। यह दिखाया मैं 36 न्यूटन का लगने वाला फोर्स ऑब्जेक्ट पर। फिर ये जो 6 kg वाला C वाला ऑब्जेक्ट है, इस C ऑब्जेक्ट को रस्सी पीछे की ओर भी तो खींच रही है, और रस्सी नंबर 2, स्ट्रिंग नंबर 2 पीछे की ओर खींच रही होगी। इस वजह से इस टेंशन को मैं ऐसे ही बोल दिया T2। और इसी रस्सी ने तो खींचा उसी वक्त 2 kg ब्लॉक को भी, इस वजह से वही टेंशन फिर यहां पर भी रहेगा। यह क्लियर होना चाहिए आपको। सिमिलरली अब रस्सी बदल चुकी है तो कोई जरूरी नहीं है कि टेंशन सेम हो सकता है टेंशन सेम हो, लेकिन शुरुआत से मानना कि टेंशन सेम होगा यह गलत है। तो T1 का टेंशन और T1 का टेंशन फिर से यहां पर रस्सी नंबर 1, स्ट्रिंग नंबर 1 इस 4 kg को इस तरफ और ये 2 kg को इस तरफ खींच रही है। सिमिलरली स्ट्रिंग नंबर 2 6 kg को इस तरफ और 2 kg को इस तरफ खींच रही है। मैं बिना यह सोचे हुए कि आखिर क्या रहा होगा एक्सेलरेशन, मैं सारे ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग क्लियरली फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। यह 12 न्यूटन का फोर्स है। और इस बात को भी याद रखो, जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे होते हैं, आप एक्सेलरेशंस के बारे में नहीं सोचते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे फोर्सेस को दिखा देते हैं। अब मैं थोड़ा सा कांस्टेंट रिलेशन बता रहा हूं। कांस्टेंट रिलेशन के मुताबिक सभी ब्लॉक्स आपस में जुड़े हुए होने के वजह से माने जा सकते हैं कि बराबर एक्सेलरेशन ए से एक ही तरफ जा रहे होंगे। इस तरह से तीनों ही ब्लॉक्स ए एक्सेलरेशन से इस तरह से जा रहे हैं, ये हम लोग मान लेंगे। अगर नहीं जा रहे होंगे तो अपने आप अजीब सा आंसर आने लगेगा। मैं क्या बोला सुने नहीं आप। मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये हो सकता है कि 2 kg का ब्लॉक 10 सेंटीमीटर आगे बढ़े, लेकिन 4 kg का ब्लॉक इस तरफ 11 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाए? क्या ये हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ऐसी हालत में ये रस्सी ढीली हो जाएगी और टेंशन T1 का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर नेगेटिव जैसा टेंशन आने लगेगा तो सोचेंगे फिर, लेकिन आएगा नहीं ऐसा। कैसे पता? एक्सपीरियंस। आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप भी सोच पाएंगे अच्छे से। हो भी गया होगा। पहला इक्वेशन T1 माइनस 12 न्यूटन बराबर 4 kg मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ए, जो भी है एक्सेलरेशन। दूसरा इक्वेशन 2 kg के लिए T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 2 kg मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ए। कोई गलती तो नहीं? नहीं। फिर लास्ट में 36 माइनस T2, 36 न्यूटन माइनस T2 इक्वल्स टू 6 kg मल्टीप्लाइड बाई ए। आई होप आप ए का वैल्यू डायरेक्ट यहां से बता सकते हैं इन तीनों ही इक्वेशंस को ऐड करके। और इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करने का क्या फिजिक्स में मीनिंग है यहां पर, यह भी आई होप सो कि आप समझ रहे हैं। तीनों इक्वेशंस को ऐड करने का मतलब है तीनों ब्लॉक्स को एक साथ सोचना। एक साइड फोर्स लगा, इस तरफ फोर्स लगा 36, इस तरफ लगा 12, ओवरऑल 24 न्यूटन लगा। डिवाइड कर दीजिए टोटल मास से एक साथ, आंसर बना हाँ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही आना ही चाहिए यहां पर भी। तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे तो T1 T2 दोनों कैंसिल हो जाएगा। करो इतना तो खुद से कम LHS को एक साथ ऐड करो, RHS को एक साथ ऐड करो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 24 न्यूटन
ना समझ में आए अच्छे से करके देखो, तीनों इक्वेशंस को ऐड करके, बराबर 12 kg मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ए, दिस इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन ए इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर टेंशन किसी भी एक जगह नेगेटिव आया, माना जाएगा रस्सी ढीली हो गई है। और फिर से क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, ये मानेंगे अगर मान लो टेंशन T1 नेगेटिव आ जाए, जो कि आएगा नहीं, लेकिन अगर मान लो आ जाए, तो हम लोग ये कहेंगे ये रस्सी तो ढीली है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कोई जरूरी नहीं है कि ए के बराबर हो, इसका एक्सेलरेशन A1 मान के फिर सॉल्व करेंगे और टेंशन को मान लेंगे हम लोग 0 और फिर से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन यहां पर तीनों रस्सियों को टाइट मानते हुए तीनों का एक्सेलरेशन ए मानना बिल्कुल सही है। T1 का जरूरत पड़े पहले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, ए के वैल्यू को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सब्सटीट्यूट करते ही T1 का वैल्यू पता चला हमें 20 न्यूटन, यही ना, 8 और 12 20 न्यूटन। सिमिलरली सबसे लास्ट इक्वेशन में अगर सब्सटीट्यूट करते हो ए का वैल्यू, तो ये 12 दूसरे साइड गया 24 न्यूटन, और दोनों ही टेंशंस पॉजिटिव आने का मतलब रस्सी रहेगी टाइट। समझ गए? चलिए अब नए तरह के क्वेश्चंस लिखो। सवाल, फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ द टू ब्लॉक्स। दो ब्लॉक्स रहेंगे जरूरी नहीं है, जितने भी ब्लॉक्स हैं सभी ब्लॉक्स का आप एक्सेलरेशन पता करें। फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स। एक बार बस रुक जाओ, मैं डाउट्स देख लूं। 60 kg फिर से मैं कहीं लिखा क्या? नहीं तो हाँ ठीक है। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो आप कॉमन सेंस यूज कर लेना, ठीक है ना। मैं कैलकुलेशंस में गलतियां करते रहता हूं, ज्यादातर बार कंसेप्ट्स में गलती नहीं करता हूं। आप कंसेप्ट्स मुझसे सीखिए, क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करिए। हाँ, सॉल्व करने के बाद मुझसे हेल्प जरूर ले लीजिए, ताकि पक्का रहे कि आपने और हमने मिलके सही सॉल्व किया है। अगर आपको डाउट लगे तो बिल्कुल पूछिए सवाल को। बस यही एकमात्र कंडीशन है कि क्लास के समय सिर्फ पढ़ाई होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। न तो आपके दिमाग में कुछ होना चाहिए, न तो मेरे दिमाग में कुछ होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी क्लास के समय, और कुछ भी नहीं। और यही सही तरीका है पढ़ाई करने का। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। अब मैं बोला नए तरह का क्वेश्चन है ये, देखिए इसमें क्या कर रहा हूं मैं। बस 1 मिनट का समय लग जाएगा डायग्राम बनाने में। इसमें क्या कर रहा हूं, ये एक ना पुली के जैसा है, ठीक। ये गोल गोल घूम सकता है और इसको कील से, एक नेल से यहां पर अटैच कर दिया गया है, ठीक। ये गोल गोल घूम सकता है। तो कैसा डायग्राम है? असली डायग्राम बिल्कुल। चलो अच्छे से बनाता हूं, बिल्कुल बार बार कॉपी कर लेंगे ना फिर इसे। ये पार्ट नजर नहीं आ रहा है, और जो कील ठोका गया है वो यहां पर है, इस डिस्क के सेंटर में ऐसे। तो ये गोल गोल घूम जाएगा ना जरूरत पड़ने पर। यह हालत है। ये छत है, छत अपने जगह पर फिक्स है। छत से एक रॉड के जैसा निकल रहा है, रॉड में जुड़ा हुआ है ये पुली। इसे कहते हैं ना, इसे कहते हैं क्लैंप। इसे कहते हैं गोल गोल घूमने वाले को पुली, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया गया, इससे रस्सी इसके ऊपर में ऐसे करके लपेट दिया गया है। कैसे? तो इधर से एक रस्सी है, ऐसे करके जाती है ये रस्सी, और इस पुली के ऊपर से घूम करके दूसरे साइड में ऐसे करके आती है ये रस्सी। इसी को अच्छे से बस बना रहा हूं। तो रस्सी इसी के ऊपर है, इस वजह से कुछ रस्सी का हिस्सा दिखेगा नहीं,
जो रस्सी का हिस्सा दिखेगा बस उतना ही मैं बनाया। यह है रस्सी। अब तुम सोचो क्या होगा अगर तुम हाथ से पकड़ के इस रस्सी को नीचे खींचो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यह पुली गोल गोल घूमेगा ऐसे, और रस्सी का दूसरा छोर ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि कुल मिला के कितनी रस्सियां हैं, एक ही रस्सी है, ओनली सिंगल स्ट्रिंग। यही वाला रस्सी है जो कि दूसरे साइड गया। तो क्या आप टेंशन T1 और T2 मानेंगे? नहीं, आप ये मान लेंगे कि यहां पर फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, जिस कारण से रस्सी के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, बस सुनते जाओ। चूंकि रस्सी एक ही है और रस्सी मासलेस है, और इस पुली को माना जाए कि फ्रिक्शन है नहीं यहां पर, इस वजह से एक साइड में जितना टेंशन T दिखाएंगे आप रस्सी में, उतना ही टेंशन T दूसरे साइड में भी दिखाएंगे जरूरत पड़ने पर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर अब क्या किया जा रहा है कि एक ब्लॉक है यहां पर, नीचे में अटैच कर दिया गया है एक ब्लॉक को यहां। तो ये ब्लॉक को यहां पर नीचे अटैच कर देंगे तब तो ये लगातार गिरते चला जाएगा नीचे। नहीं नहीं, दूसरे साइड में भी एक ब्लॉक को अटैच किए हैं। किधर होगा एक्सेलरेशन मुझे पता ही नहीं है, जो भारी होगा उस साइड में नीचे गिरना चाहेगा। ये देखने से तो यही लग रहा है। देखते हैं मैथमेटिकली क्या आंसर निकल के आता है। ये है डायग्राम जिसको हम लोग कई बार सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व कुछ भी करें उससे भी पहले अगर एक्सेलरेशन ए है नीचे की ओर, मतलब अगर रस्सी का ये पॉइंट नीचे जा रहा होगा, तो गारंटी है इस बात की कि बराबर उतने ही समय में ये पॉइंट ऊपर जाएगा ही जाएगा, और उतना ही ऊपर जाएगा जितना दूसरा वाला नीचे गया था। तो इसके आधार पर मैं कांस्टेंट रिलेशन ये लिख सकता हूं। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को बाद में करेंगे, लिखेंगे भी। उससे भी पहले मैं ये बताया कि दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए इस पुली के वजह से। जितना ये पॉइंट नीचे जाएगा उतना ही ये पॉइंट ऊपर जाएगा। ठीक, इसको समझने का एक और तरीका समझो, और ध्यान से। माना कि ये एक ब्लॉक है ए, ये एक ब्लॉक है बी। ठीक, अगर मैं क्या करूं कि ब्लॉक ए को हाथ से पकड़ लूं, ऐसे पकड़ लिया, नीचे नहीं जाने दूंगा, हाथ से पकड़ लिया हूं, और मेरा कोई दोस्त आके क्या करे, इस ब्लॉक बी को ऊपर ले जाए। इस ब्लॉक बी को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ब्लॉक ए को पकड़े हुए हैं हाथ से, ब्लॉक ए नीचे नहीं जा रहा, तो ब्लॉक बी को अगर ऊपर ले जाओगे तो रस्सी ढीली हो जाएगी। ऐसे होगी कि नहीं रस्सी ढीली, और ये जो लूज हो जाएगा, इसका लूजनेस यानी कितना ढीला होगा, उतना ही ढीला होगा जितना ये ब्लॉक ऊपर आया होगा। मान लो ये ब्लॉक बी जो है ये एक्स लेंथ ऊपर आया, तो कितना ढीला हो जाएगा, ये एक्स लेंथ ढीला हो जाएगा। अब जो मैं हाथ से पकड़े हुए था ब्लॉक को, अब मैं क्या करूंगा, इस ब्लॉक ए को नीचे खींच के देखूंगा कि कितना नीचे जा पाता है। भाई उतना ही नीचे जा पाएगा ना जितने में ये रस्सी टाइट हो जाए। और कितना खींचे जाने पर रस्सी टाइट हो जाएगी, ये लेंथ कितना नीचे ले जाना पड़ेगा, खुद एक्स। तो स्टेप वाइज मैं आपको बताया कि ब्लॉक बी और ब्लॉक ए का मोशन आपस में कनेक्टेड है। जितना भी हाफ AT² रहना चाहिए ब्लॉक बी के लिए ऊपर की तरफ, हाफ AT² मतलब डिस्प्लेसमेंट, उतना ही ब्लॉक ए के लिए हाफ AT² होना चाहिए नीचे की ओर। दोनों के लिए टाइम T है, सेम टाइम में हो रहा है ये काम। तो दोनों को इक्वेट करते ही साबित होता है कि दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल एंड अपोजिट होना ही चाहिए। तो मुझे जितना डिस्कशन करना था इस पर मैं कर लिया। अब आप क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। मैं दोनों ब्लॉक्स का मास दे रहा हूं, आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और इसे फाइनल आंसर तक पहुंचाएंगे। ठीक है ना, और सबसे होना चाहिए सॉल्व। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। ये 4 kg का मास नहीं, ये 3 kg का मास और ये 2 kg का मास। चलो शुरू हो जाओ। एक्सेलरेशन पता करना है दोनों ही ऑब्जेक्ट्स का, जल्दी करिए।
चलिए मैं भी अब सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। 3 kg मास, 2 kg मास, दोनों ही मासेस का फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम के बिना तो क्वेश्चन को छूना भी नहीं है, मैं पहले ही बोल चुका हूं। 2 kg अलग से, 3 kg अलग से, दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनना ही चाहिए साफ साफ। 3 kg वाले ब्लॉक पर नीचे की ओर लगा 30 न्यूटन का फोर्स, टेंशन का फोर्स ऊपर की ओर कितना, टी के बराबर मान लिया मैं। इसके अलावा 2 kg ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम में 20 न्यूटन नीचे, टेंशन ऊपर। टेंशन दोनों में ही ऊपर की तरफ, क्योंकि रस्सी तो खींचती है अपनी ओर, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को ऊपर की तरफ खींच रही होगी। कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा वो तो बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है, लेकिन रस्सी ये चाहती है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट्स ऊपर जाएं। इसके अलावा अब क्या करें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कांस्टेंट रिलेशन पहले देखो। किसी एक को मान लो नीचे जा रहा है तो दूसरा वाला ऊपर जाएगा। गलत मान लेते हैं, चलो तो माने होंगे 3 kg नीचे जाएगा, मैं मान लेता हूं कि 2 kg वाला ब्लॉक नीचे जाएगा। और ये जो मैं ए लिखा हूं ये फ्री बॉडी डायग्राम का हिस्सा नहीं है, इस वजह से मैं इसे डॉटेड लाइन से अलग से एक एरो से दिखाया हूं। तो मुझे यह मानना ही पड़ेगा कि 3 kg वाला ब्लॉक ऊपर की ओर जा रहा है सेम एक्सेलरेशन ए से। न्यूटन सेकेंड लॉ से हमारे पास आंसर आएगा। इक्वेशन देखिए, 20 न्यूटन माइनस टी, जरूर से 20 न्यूटन ज्यादा है ना टी के मुकाबले, क्योंकि एक्सेलरेशन ए में नीचे माने हुए हूं, मस्ट बी इक्वल टू 2 kg मल्टीप्लाइड बाई ए का एक्सेलरेशन। नेक्स्ट 30 न्यूटन, नहीं टी ज्यादा है इस बार, टी माइनस 30 न्यूटन बराबर होना चाहिए 3 kg मल्टीप्लाइड बाई ए के। दो अलग अलग न्यूटन्स लॉ से डेवलप्ड इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, पता नहीं इसका क्या मतलब होगा, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा आंसर एक्सेलरेशन ए के लिए। दोनों इक्वेशंस को ऐड किए, माइनस 10 न्यूटन बराबर है 5 kg मल्टीप्लाइड बाई ए के। ए का वैल्यू मेरा आ रहा है नेगेटिव, इस नेगेटिव एक्सेलरेशन का, टेंशन नहीं है नेगेटिव, एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब यह है कि जिधर माना गया था एक्सेलरेशन उसके उल्टी दिशा में दोनों का ही एक्सेलरेशन है। ये एक्सेलरेशन ए का वैल्यू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब नीचे नहीं ऊपर की ओर, मतलब जिधर माने थे ठीक उसका उल्टा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। सिमिलरली यहां पर भी एक्सेलरेशन दरअसल नीचे की ओर यहां पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अंदाजे से भी कोई कह सकता था ये चूंकि ज्यादा भारी है ये नीचे जाना चाहिए, ये हल्का है इस वजह से इसे ऊपर जाना चाहिए। ठीक, दोनों तो नीचे जाएंगे तो रस्सी को टूटना पड़ेगा, रस्सी को यही तो नहीं मंजूर है। तो फाइनली हमने आंसर कैलकुलेट किया। अगर टेंशन का वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत पड़े तो इस ए के वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए दोनों में से किसी एक इक्वेशन में। -6 लिखा हुआ है तो टेंशन का वैल्यू निकल के आ रहा है 24 न्यूटन। तो टेंशन पॉजिटिव है, रस्सी नहीं ढीली हो गई, एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, इसका मतलब जिधर माने थे आप उसके जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। अब तेजी से करिए जरा, सेकंड पार्ट दे रहा हूं, मन तो कर रहा है कठिन कर दूं, चलो कर देता हूं और होमवर्क रहेगा वो, ठीक है। क्वेश्चन कठिन करने जा रहा हूं मैं, कैसे किया जाए कठिन, ठीक, बस 1 मिनट के लिए आप इंतजार कर लीजिए, तब तक मैं एक बेहतर डायग्राम बना लूं। इतना सा जो हिस्सा है, नहीं, इतना सा जो हिस्सा है इसको मैं छोटा किया थोड़ा और ठीक उल्टा कर दिया और फिर यहां पर लगा दिया ऐसे, ठीक है। और ये फिर जाके जुड़ा हुआ है इसी छत में, पूरा डायग्राम बनने दो। तुम बोलोगे सर ज्यादा कठिन हो गया, तो आसान वाले क्वेश्चंस हम लोग इतने अच्छे से किए हुए हैं ताकि आप कठिन से कठिन क्वेश्चंस को भी बड़े आसानी से कर दें। ये यहां पर जुड़ा हुआ है और ये कुछ और ही है, यहां पर जुड़ा हुआ है एक दूसरा ब्लॉक,
डायग्राम अच्छे से बनाना जरा। यहां पर जुड़ा हुआ है दूसरा एक ब्लॉक, ये कंप्लीट डायग्राम में बना दिया। अब क्या है कि ये है 3 kg का मास, और फिर ये है मान लो 5 kg का मास। बहुत सारी चीजों को इसी क्वेश्चन से सीख जाओगे अगर खुद से कर लिए तो। मैं थोड़ी सी यहां पर हेल्प कर देता हूं। ये पहले डायग्राम आप इत्मीनान से पहले बना लीजिए, ये डायग्राम को पहले आप ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद मैं डिस्कशन करता हूं। ध्यान से बनाओ। चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहले जब मैं थोड़ी देर पहले ना अभी आपको बता रहा था कि अलग अलग तरीकों से कि एक का एक्सेलरेशन ए होगा तो दूसरे का एक्सेलरेशन नीचे की ओर ए होगा, तो आपके मन में ये बात भी चल रही थी कि इतनी आसान सी बात को सर आप क्यों बता रहे हैं। वो मैं इसलिए बता रहा था ताकि आप इतना भी सोच सकिए, इतने पूरे हिस्से का एक्सेलरेशन ए होगा तो आखिर यहां एक्सेलरेशन क्या होगा। आसान नहीं है इसे सोचना, लेकिन पिछले क्वेश्चन को अगर ध्यान से सुने हो तभी इस क्वेश्चन को कर सकोगे। मैं यहां पर थोड़ी सी मदद करूंगा आपकी। और दूसरी बात, इसका ख्याल रखें आप कि ये जो रस्सी है ना, स्ट्रिंग नंबर 1 है, ये मान लेते हैं, ठीक। तो अगर ये स्ट्रिंग नंबर 1 है तो यही वाली रस्सी फिर घूम के देखो जा रही है ऐसे करके। ये स्ट्रिंग नंबर 1 है अभी भी, और बहुत ध्यान से, ये स्ट्रिंग नंबर 1 है और ऐसे घूम करके ऊपर चली गई ये रस्सी, यही है स्ट्रिंग नंबर 1। लेकिन 3 kg के फ्री बॉडी डायग्राम में स्ट्रिंग नंबर 1 टच नहीं कर रहा 3 kg को। इस वजह से 3 kg के फ्री बॉडी डायग्राम में आप वही टेंशन नहीं दिखा सकते जो 5 kg के फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाएंगे, ठीक। मैं क्या बोला? टेंशंस ऑन both blocks will be different। तो T1 T2 मान के आपको करना होगा। हाँ, T1 और T2 में आपस में क्या रिलेशन है यह भी पता किया जा सकता है। आप पुली को मानेंगे मासलेस है, बिल्कुल पुली में कोई मास नहीं है, हल्का पुली है, कहीं पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, रस्सी का मास 0 है, मैं साफ साफ बता दे रहा हूं, ठीक। फ्रिक्शन 0, मास ऑफ स्ट्रिंग्स 0, मास ऑफ या मासेस ऑफ पुलीज 0। और क्या इसमें हेल्प किया जा सकता है? चलिए मैं बताता हूं। मैं ये बता देता हूं चलो कि दोनों का ही एक्सेलरेशन, बोथ ब्लॉक्स विल नॉट मूव बाय सेम एक्सेलरेशन। दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बराबर नहीं होने वाला है। क्या आपस में उनके रिलेशन होगा एक्सेलरेशन में? सोचिए आप खुद से, दिमाग पर थोड़ा प्रेशर डालिए, और आखिर T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा यह भी पता करने की कोशिश करिए, लेकिन प्रॉपर तरीके से। यह नहीं कि पुराना कुछ रटा हुआ है कि सर इसका डबल होता है उसका डबल होता है तो कर लिए। आपके पास एक कारण होना चाहिए जिसे लिखा जा सके साफ साफ, ठीक। हम लोग इस क्वेश्चन को तो करेंगे ही, लेकिन मुझे टेंशन के बारे में जितना डिस्कशन करना था सब मैं कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग रस्सी, नॉर्मल फोर्सेस, mg वाले फोर्सेस, हर तरह के फोर्सेस को मिला करके बनने वाले क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इंक्लाइन प्लेन भी आएगा, पुली भी रहेगा, नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा, सब कुछ के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।
और नेक्स्ट क्लास के बाद फिर सीखने वाले हैं स्प्रिंग के बारे में कि आखिर स्प्रिंग किस तरह से लगाता है फोर्स। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।